मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आपके ऊपर क्या आरोप लगा सकते हैं कि आप भी एक डायनेस्ट हैं? I don't mean to justify it in any way, but I would like to acknowledge it। है ऐसा, और इसी के तहत मुझे ये प्लेटफॉर्म भी मिला है। आपका एक कनेक्शन है, वो किस तरह के लोगों से बनेगा? जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उस क्षेत्र में 36 बिरादरी हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं, मज़हब के, जाति के। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उन सबको रिप्रेजेंट करूँ। एक हिंदू व्यक्ति अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकता है तो एक मुसलमान भी सभी जातियों को, सभी धर्म को, समाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है इंसाफ के साथ। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम चाय खाना, जो चुनाव के दौरान हमने शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की। अब चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। कि जिस तरह के एक बहुसंख्यकवादी हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे जा रहा था भारत देश, उससे एक तरह से लगता है छोटा सा एक यू टर्न ज़रूर भारत ने लिया है। एक राहत की सांस इसलिए भी महसूस की जा रही है कि एक व्यक्ति, एक धर्म और एक तरह के कल्ट के आधार पर जो राजनीति को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, उससे भी एक राहत मिल रही है। लेकिन इस राहत के कई चेहरे हैं। उन चेहरों में से एक हमारे साथ इस वक्त द वायर के स्टूडियो में इकरा हसन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, आप स्टूडियो में यहाँ पर आई। और मैंने कहा कि आप जो राहत लोग महसूस कर रहे हैं, आप उस एक राहत का चेहरा हैं, क्योंकि जिस तरह की एक डाइवर्सिटी की उम्मीद की जाती है, नरेंद्र मोदी ने बहुत ही हिंदुत्ववादी, बहुसंख्यकवादी, काफ़ी हद तक फाशीवादी एक तरह से राष्ट्र बनाने की कोशिश की। ऐसे में एक युवा मुस्लिम लड़की एक सांसद चुन के आती है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, और जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर 2014 के चुनाव से पहले नफ़रत की एक फसल बोई गई थी और जिसको कई बार काटा गया। लेकिन इस बार वहाँ पर जिस तरीके से एक भाईचारा बनकर उभरा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं आती हूँ, आप किसी एक समुदाय के बेस पर वहाँ पर चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो मेरी जीत अपने आप में ये परिणाम है कि हमें सब समाज से, 36 बिरादरी से वोट मिला है। तो जीतने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये अहम है कि हमारे यहाँ पर जो भाईचारा बना है, तो वो मेरे लिए बड़ी जीत है, और यही कोशिश रहेगी कि इसको हम बरकरार रख सकें और मजबूत कर सकें। आप कह रही थी कि आपका इस तरह से स्टूडियो में एक फॉर्मल सिट डाउन पहला इंटरव्यू है। जी जी। कैसे महसूस कर रही हैं? थोड़ा नर्वसनेस है, पर अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोग हैं तो आई डोंट फील एनी प्रेशर। आपकी भाषा और एक स्टाइल, एक कहीं कभी लगता है एक बहुत मजा हुआ पॉलिटिशियन है, तो कहीं लगता है कि एक मासूम सी युवा लड़की है जिसको कॉलेज से उठाकर सीधे कह दिया कि अब तुम पार्लियामेंट जाओगी। इन दोनों के बीच में कैसा महसूस कर रही हैं आप? जब शपथ ले रही थी तो कैसे मन में भावनाएं और दिमाग में किस तरह के सवाल आ रहे थे? बहुत उस वक्त बहुत नर्वसनेस भी थी, क्योंकि देश के इतने बड़ा मंच था, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा इदारा है। तो वहाँ पर ये था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मैं ग्रहण कर रही थी उस वक्त, तो उस वक्त उसका बड़ा एहसास हुआ। लेकिन खुशी भी थी कि हमारा जो विपक्ष है इस बार मजबूत है वहाँ पर, और सभी लोग एक दूसरे का साथ दे रहे थे, और एक यूनिटी जो देखने को मिली, तो उससे काफ़ी साहस भी मिला। इस बार मुझे लगता है पार्लियामेंट सेशन, जैसा कि और जो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पिछली बार भी रहे हैं, वो लोग कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छे टाइम में आए हो। इससे पहले विपक्ष को बिल्कुल दबा के रखा हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है कि वैसा नहीं होगा, और उसी तरीके से हमें महसूस भी हो रहा है। बहुत सारे गंभीर सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बहुत सारे गैर गंभीर सवाल, गैर संजीदा सवाल भी आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर ये तो ज़रूरी है पूछना कि आप क्या पॉलिटिक्स लेकर आ रही हैं। आप एक पॉलिटिकल विरासत भी लेकर आ रही हैं अपने साथ, लेकिन साथ साथ आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? आपका योगदान क्या होगा पॉलिटिक्स में? बहुत सारे दर्शकों को पहले से ही पता है, इनके ऊपर कई कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं। आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ लेडी श्री राम कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकरा पढ़ा करती थी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चली गई, वहाँ स्वेस में पढ़ाई कर रही थी। मैं ये भी सुन रही थी, पढ़ रही थी कि आप तो PhD करना चाहती थी। आपका मास्टर्स कंप्लीट हो गया? हाँ जी, मास्टर्स कंप्लीट हो गया था, और एनरोल करना था PhD में, जिसका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट हो गया था। बट फिर वो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना थी, तो मुझे घर आना पड़ा, और घर आने के बाद ही मेरे परिवार पे, मेरे भाई पे, जो कि विधायक हैं कैराना से अभी,
उन पर मुकदमा लगाया गैंगस्टर एक्ट का। मेरी मम्मी पर, वो पहले सांसद रह चुकी हैं, उन पर मुकदमा लगाया और हम 3 ही लोग हैं परिवार में। तो जब घर में दोनों लोग मुकदमे से परेशान होकर घर से उन्हें जाना पड़ा, तो घर की जिम्मेदारी, और क्योंकि मेरे भाई का टर्म भी बचा हुआ था विधायकी का, तो उसकी भी जिम्मेदारी दोनों संभालने के लिए मुझे रुकना पड़ा और इसी कारण पीएचडी नहीं हो पाई। तो वो ऐसे मेरी एंट्री हुई थी, बहुत फेवरेबल परिस्थितियों में नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जब लड़ते रहे बहुत लंबे वक्त तक, तो एहसास हुआ कि जब इतनी लड़ाई चल ही रही है तो व्हाई नॉट डू इट ओपनली और व्हाई नॉट फाइट इट आउट विद बीजेपी ओपनली। तो तब मैंने ये फ़ैसला किया। लगभग 2-3 साल मुझे हो गए हैं 2021 से ग्राउंड पर रहते हुए, और अब आज ये मौका फिर पार्टी ने भी दिया। और क्योंकि लगातार हमारा स्ट्रगल लीगली चाहे कह लीजिए या अपने क्षेत्र में कह लीजिए चल ही रहा था बीजेपी से, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मौका मिल रहा है तो अब इस मौके का सही इस्तेमाल करने का। आपके क्षेत्र के बारे में मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। इत्तेफाक से जिस क्षेत्र से आप हैं उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं भी आती हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ। इसके अलावा सवाल ज़रूर पूछूंगी, लेकिन 1-2 सवाल पहले आपकी निजी और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों जिस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं उनको देखते हुए, तो आप किस सब्जेक्ट में पीएचडी वहाँ से कर रही थी, मास्टर्स आपका किस सब्जेक्ट में था? और अगर ये हालात नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते हैं इस बात को कि आपके दादा, आपके पिता, आपकी मदर सभी सांसद रहे हैं, तो आप एक पॉलिटिकल फैमिली से तो आती हैं, तो क्या ये भी आपकी डेस्टिनी भी यही होने जा रही थी? शायद अब हो गई है, तो पर मुझे कभी लगता नहीं था कि ये होने जा रही है। मैंने दूसरी राह अपने लिए चुनी थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और मंजूर था और यहीं पे आना पड़ा। लेकिन मैं पीएचडी कर एकेडमिक्स में जाना चाहती थी, और फिर जैसी परिस्थितियाँ बनी उस हिसाब से फिर राजनीति में आना पड़ा। तो अगर हालात ऐसे ना होते तो शायद आज मैं पीएचडी कर रही होती या कर चुकी होती, और कहीं ना कहीं मैं पढ़ाने में दिलचस्पी रख रही थी। और सब्जेक्ट आप क्या सोच रही थी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ही था मेरा, क्योंकि हमेशा मुझे राजनीति में दिलचस्पी रही है, बहुत नज़दीक से देखा है, लेकिन पार्टिसिपेटरी इंटरेस्ट कभी नहीं रहा। तो जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो मेजॉरिटेरियनिज़म को काफ़ी बढ़ावा देता है, और इससे काफ़ी जो पिछले 2 टर्म की, अगर आप 2014 के बाद जो राजनीति में तब्दीली आई है, तो मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने भी किया है। तो मेरी थीसिस उसी पर थी कि इफ़ वी चेंज दैट देयर विल ऑल्सो बी अ डिक्रीज, दैट वाज माय हाइपोथेसिस कि देयर विल ऑल्सो बी अ डिक्रीज इन हेट स्पीचेस, क्योंकि जिस तर्ज पर हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो मेरी ये हाइपोथेसिस थी कि अगर उस तर्ज पर ही हम अपने लोकसभा के आम चुनाव भी करें, तो इससे अगर मुझे किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिल रहा है, तो सेकंड प्रेफरेंस वोट लेने के लिए मैं ऐसी बात कहूँगी जो सबके मन को भाए, ना कि सिर्फ एक किसी समुदाय के मन को भाए। तो ये मेरी ब्रॉडली हाइपोथेसिस थी, पर वो मैं कभी कर नहीं पाई। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिस, आप थ्योरी सोच रही थी, आपको प्रैक्टिस का मौका मिल गया। क्या ज़िंदगी ने अगर फिर से मौका दिया तो क्या इसको पूरा करेंगी आप अपनी पीएचडी के ख्वाब? बिल्कुल, मेरा पूरा इरादा है, और इंशाल्लाह भी ज़िंदगी जितनी भी है तो मुझे उम्मीद है कि उसमें मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर इसको पूरा करना चाहूँगी। अब आपके इलाके पे कुछ सवाल मैं पूछ लेती हूँ। ये एक ऐसा इलाका रहा है, जैसे मैंने कहा कि एक तरह से उत्तर प्रदेश के सीने पर ज़ख्म की तरह ये पूरा जो जाट बेल्ट से हम कहते हैं कैजुअली, वो रहा है। लेकिन ये वही धरती, वही ज़मीन है जहाँ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और कल्चरली भी देखें अगर आप, तो ये बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है ये कह पाना कि ये हिंदू जाट है, वो मुसलमान जाट है। उनके खाने पीने के तरीक़े, उनका रहने सहने का तरीक़ा, उनकी बातचीत, उनकी भाषा। लेकिन किस तरह से जो भगवा ताकतें थीं, उन्होंने 2013 में, यानी अब से 1 दशक पहले की बात हम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाया, जाट को जाट से लड़ाया, एक दूसरे को पड़ोसी से लड़ाया 1 दशक के बाद। और हमने देखा कि इसका लगातार जो इसकी राजनीतिक फसल थी वो बीजेपी काटती रही। इसमें कई सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या बदला 2024 के चुनाव में जो 2019 में नहीं था? इससे पहले चली जाती हूँ, 2014 में नहीं था, 19 में नहीं था, 22 में नहीं था, और ये चौथा इलेक्शन था 2024। इसमें देखिए, बदलाव यही था कि लोग अब इस काट की राजनीति से उभर चुके थे, क्योंकि कुछ फ़ायदा, कोई लाभ, डबल इंजन की सरकार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा
हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन उन सबसे ज़्यादा भी अगर कोई अहम बात थी तो वो किसानों की थी। मुझे लगता है ये खाई जो बनाई गई थी ये किसानों के बीच में बनाई गई थी और इसको भरने का काम भी किसानों ने किया है, क्योंकि किसान हमारे क्षेत्र में वेस्टर्न यूपी में, जैसा आप जानते हैं, हर समाज से, हर मज़हब से, हर जात से आपको किसान मिल जाएंगे वहाँ पर। तो वो अपने आप में एक यूनिफाइंग फैक्टर हो जाता है। और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, और उनको कोई भी ऐसी योजना उनके लिए नहीं बनाई जा रही है। कहते बहुत हैं कि दुगनी आय कर देंगे किसानों की, एमएसपी दे देंगे, लेकिन अब तक कुछ डिलीवर नहीं किया है सरकार ने। तो जो किसान आंदोलन हुआ था, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपस में जो वहाँ पर ये खाई को भरने का जिसने काम किया है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में अगर हम क्षेत्र की इकोनॉमी की बात करें, सबसे ज़्यादा तादाद में वहाँ पर किसान हैं। और जब सभी एक समस्या से जूझ रहे हैं, किसी की भी पेमेंट टाइम पर नहीं हो पा रही है, तो फिर आप कहीं ना कहीं साथ आते हैं और आपको एक रियलाइजेशन होती है कि हमें आपस में भिड़ा कर हमारे मुद्दों से हटाया जा रहा है। तो यही रियलाइजेशन इस बार लोगों को, मुझे लगता है, बहुत अच्छे तरीके से हुई। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जो 2 साल पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसको जाता है। वाकई क्या इतना आसान था कि लोग अचानक 10 साल बाद नफरत से थक गए थे और इसलिए वो वोट दे रहे थे? नफ़रत से भी थक गए थे, लेकिन उससे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि उन्हें बहुत उम्मीदें थी इस सरकार से, भाजपा सरकार से 2014 के बाद से। और लगातार जो निराशा उन्हें हाथ लगी है इस सरकार के बदौलत, तो उससे भी ऊब चुके थे। अभी ये जो चुनाव हुआ, इसमें फ़र्क ये था कि ये चुनाव किसी नेशनल नैरेटिव पे नहीं था, किसी बड़े मुद्दे पर नहीं था, बड़े चेहरे पर नहीं था। ये चुनाव बहुत लोकलाइज था, क्योंकि परेशानी लोगों को इस हद तक होने लगी थी कि उनके मुद्दे कोई ना तो सुनने वाला था। जब आप एक बड़े चेहरे पर वोट देते हैं तो भाजपा के जितने भी कैंडिडेट्स थे जो सांसद रहे हैं, वो एब्सेंटी पॉलिटिशियन होने का भी काम करते थे, क्योंकि सबको पता है मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहे हैं तो काम क्षेत्र में करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां लोगों की सुनवाई हो सके, जहां वो अपनी मुद्दों को बता सकें, कोई राहत पा सकें। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है कि ये जो चुनाव है ये बहुत लोकलाइज रहा। हमारे ही क्षेत्र में, अपने एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बता सकूँ, तो हर ब्लॉक में एक अलग तरीके का चुनाव चल रहा था। अलग मुद्दे थे, ब्लॉक वाइज अलग अलग मुद्दे थे, और लोग यही चाहते थे कि अब एक बड़े मुद्दे पर वोट ना देकर वो अपनी छोटी छोटी पीड़ा, समस्याओं पर वोट दें। यानी अब तक जो कहा जाता था कि भाई नरेंद्र मोदी कितना भी ख़राब परफॉर्मेंस कर लें, चाहे लोगों को नौकरी ना मिले, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, उसके बावजूद भी चूंकि हिंदुत्व की राजनीति है, चूंकि नरेंद्र मोदी हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी मंदिर बना रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आप कह रही हैं कि इन बड़े मुद्दों पर ये ओवर आर्चिंग जो एक बताया जाता था कि हिंदुत्व के छाते के नीचे लोग रह रहे हैं और यहाँ चुनाव हो रहा है, उसको ना होकर लोग अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं का, यानी कुछ देर के लिए आपको लग रहा है ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है कि लोग अपनी पहचान भूल गए, या हिंदू मुस्लिम दुश्मनी भूल गए, या ये भूल गए कि ठीक है मंदिर तो मैं चला जाऊंगा लेकिन मेरे घर पे मुझे रोटी भी तो चाहिए, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। ये कोई टेम्परेरी फिनोमेना है? नहीं, टेम्परेरी नहीं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, कि लोग अपने मुद्दों पर ही अपना ध्यान आकर्षित रखें, क्योंकि मुझे लगता है एक वक्त के बाद बदलाव आता है। जैसे जब हमारी आज़ादी हुई थी और बहुत सारे जो नेशंस हैं वो नए रिपब्लिक्स बने थे, उस दौरान एक टिल्ट था टुवर्ड मोर वेस्टर्न थॉट, लिबरल थॉट, और अब वो धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड वाइड शिफ्ट राइट विंग की तरफ हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये अब राइट विंग से उभरने हम लगे हैं। जो ये पॉलिटिक्स है मेजॉरिटेरियनिज्म की, शायद मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अब उससे बाहर निकलने की कोशिश में है, और ये जो परिणाम आए हैं इस चुनाव के, वो उसका उदाहरण भी है। बड़ी अच्छी खबर सुना रही हैं आप, ये बड़ी उम्मीद की बात है। इससे अगर ऐसा लगता है कि वाकई, जिस मैंने एक छोटे से यू टर्न का जिक्र किया, आपको लगता है ये यू टर्न सिर्फ छोटा ही है या बहुत लंबा सफ़र पार करके वापस आ रहा है वोटर? मुझे उम्मीद है कि लंबा सफ़र पार करके हम आ रहे हैं, अब इससे बाहर उभर रहे हैं। एक जो आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पे लगता रहा, मैं और मेरी टीम भी, हम लोग कैराना शामली होकर आए और हमने देखा कि लोग अभी भी बदतरीन हालात में वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग, जिनको पुनर्वास करने का, रिहैबिलिटेशन करने का काम समाजवादी पार्टी के दौर में भी नहीं हुआ, क्योंकि
2013 से लेकर 17 तक उनकी सरकार थी। चलिए हम जितना आरोप लगाना चाहें बीजेपी पर लगा सकते हैं कि भाई उसके बाद उनकी सरकार थी, उनको तो हम जानते हैं कि वो मुस्लिम विरोध की राजनीति करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आरोप ये लगता रहा है कि उन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भलाई के लिए, यहाँ तक कि दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भी उन्होंने ढंग से कोई काम नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे खुद के क्षेत्र में बहुत से गांव ऐसे थे जो जिनमें ये असर था, जो 13 के जो दंगे हुए हैं, तो उससे पीड़ित गांव हमारे क्षेत्र में भी लगते हैं और वहाँ से लोग बाहर निकले थे और उनको रिहैबिलिटेट भी किया गया है। वो रिहैबिलिटेशन के जो सेंटर्स बने थे उनमें उस दौरान जितनी जल्द से जल्द व्यवस्था हो सकती थी वो कराई भी गई थी, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल बात सही है कि उसके बाद इतना ध्यान उन पर नहीं दिया मैं गया। शामली की उन पूरी बस्तियों का जिक्र कर रही हूँ जो शहर के बीचों बीच बनी हुई हैं, उनमें से आपके परिवार ने भी कुछ ज़मीन दी है वहाँ पर जहाँ मकान बने हुए हैं। मैं खासकर उस जगह का जिक्र कर रही हूँ। देखिए, उस दौरान जितने भी लोग परेशान थे सभी को कोशिश की गई थी कि रिहैबिलिटेट किया जाए, लेकिन अगर उनको हम एक एलिनेशन में देखेंगे तो वो सही नहीं है। अगर आप आसपास के हालात देखेंगे तो वहाँ पर भी उसी तरह की समस्याएं हैं। बिजली की समस्या है, सब जगह पर है। रोड की समस्या है, वो भी कई जगह पर कुछ है। अलग ही था। मैं चूँकि वायर के दर्शक वो रिपोर्ट देख चुके हैं, मैं उसका एक छोटा हिस्सा यहाँ मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोड्यूसर उसको दिखाएं। वो बहुत ही बिल्कुल जिसे उर्दू में दोज़खी और हिंदी में कहें तो नरकीय जीवन जी रहे थे। ना तो वहाँ पर कोई रोड था, ना ही कोई सीवेज का कोई तरीक़ा था, और सड़क पे लोग जिस तरह से बाथरूम जाने के लिए भी, नहाने के लिए औरतें सड़क पे नहा रही थीं, बारिश में वो पूरा इलाका ढह जाया करता था। बहुत बदतरीन हालात थे। मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था, इसके बावजूद भी कि उनमें से ज़्यादातर लोग इनके वोटर रहे होंगे। ऐसा हो सकता है अगर आप कह रहे हैं तो, लेकिन कमियां रही हैं और उसी कमी का खामियाजा हमें भुगतना भी पड़ा था। लेकिन एक मेकशिफ्ट तरह के जो रिहैबिलिटेशन उस टाइम बनी थी उनमें वो हालात थे। अब सब लोग पक्के मकानों में और कई लोगों को मुआवजा मिला, क्योंकि आप सबको एकदम ज़मीन मुहैया नहीं करा सकते। तो उस टाइम उनको रहने के लिए हमारे यहाँ पर भी जैसे मेकशिफ्ट बने थे, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि आप एकदम मकान भी नहीं दे सकते, तो कुछ लोगों ने मकान लिए हैं, कुछ ने सिर्फ मुआवजा लिया था। तो इस तरीके से काफ़ी लोग वहाँ पर रहे हैं। पर मैं ज़रूर आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि सबका शायद उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाए जैसे हमको रखना चाहिए था। अब चूँकि ये बात छिड़ ही गई है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटर से और मुस्लिम नागरिक से कैसा रिश्ता है, तो मैं इसी कड़ी में आपसे अगला सवाल पूछती हूँ कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान हमने देखा है नरेंद्र मोदी की जब से तीसरी बार ये सरकार बनी है, लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, लोगों को NSA के तहत जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा वही जो बीफ के नाम पर जो पॉलिटिक्स होती है वो चल रही है, लोगों के घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं। मैंने सुना नहीं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी जो खुद सांसद हैं डिम्पल यादव, उनके परिवार के 3 और सदस्य, यानी 5 लोगों को इस बार संसद भेजा गया है। उनमें से कोई पार्टी का और कोई बड़ा नेता, थोड़ा और कोई छोटा नेता, किसी ने इस पर कोई टिप्पणी की हो? देखिए, बड़ी राजनीति है और बड़ी राजनीति अलग तरीके से होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं वो उसमें 2 लोग हमारे क्षेत्र के भी हैं और हमने इस बारे में बात करी है और उनकी जो मदद हो सकती है वो हम मदद करने की पूरे प्रयास में हैं, पार्टी की तरफ से भी और हम लोग भी। तो लेकिन ये जो हालात हैं ये इस पूरे देश में हैं और इस पे जब तक कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे तब तक इसमें कोई हल हम नहीं सोच सकते कि निकल सकता है। और जिस तरह की राजनीति बीजेपी करती है ये उसी में उलझाना चाहती है हमें, और ये पहली बार है कि हम उससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम फिर से वहीं पर सर्कल अबाउट करेंगे तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा भाजपा को ही होगा। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को सुपरफिशियली दिखाकर मदद हो, कई मदद ऐसी भी होती हैं और कई वजहें ऐसी भी होती हैं कि आपको अंदर खाने से भी मदद करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है ये उस सोच का एक हिस्सा है और हम लोग इसमें मदद तो कर ही रहे हैं। लेकिन इकरा, आपको नहीं लगता, आप पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं, मैं भी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, आप प्रैक्टिस अलग तरीके से करती हैं, मैं अपने पेशे में प्रैक्टिस करती हूँ, आपको नहीं लगता कि इसको थियोरेटिकली ही अगर देखने की कोशिश की जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है अपने आप में? इतना तक तो समझ में आता था, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो तर्क मैंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैं इतना तक समझती थी कि हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा जिन हमारे सामने मंडरा रहा है और कुछ पल के लिए एक रणनीति के तौर पर मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए गए ताकि हिंदू पोलराइजेशन ना हो।
मैं ये नहीं कह रही हूँ फिर से कि इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए, वो भी गलत था, लेकिन एक पल के लिए मान लेते हैं कि थोड़ा सा थम जाते हैं कि चुनाव हो जाने दीजिए। अब चुनाव हो चुके हैं, 5 साल के लिए सरकार बन चुकी है, जनता ने इतना बड़ा मैंडेट नरेंद्र मोदी को नहीं दिया जितना मैसेज ऑपोजिशन को दिया है कि वो किस तरह का भारत चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दब के छिप के अंदर खाने मदद की जाए विक्टिम्स की, बजाय इसके कि जो उनके खिलाफ हिंसा हो रही है उस पर संसद से आवाज़ उठाई जाए? अखिलेश यादव हाथ में संविधान की प्रति लेकर आगे आते हैं, शपथ लेते हैं। आपने भी संविधान की प्रति के साथ शपथ ली है। राहुल गांधी को भी मैं देखती हूँ। उस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो आप वो लाल किताब लेके घूमते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अपनी जो पॉलिटिकल डिग्निटी है उसके साथ समझौता करना चाहिए? देखिए, मैं खुद उसी समाज से आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितना डैमेज हो चुका है अब तक और जिस तर्ज पे आज हमारा देश खड़ा हुआ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको एकदम अंडू नहीं कर सकते। तो ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ टाइम हमें इस प्रोसेस से निकलने में भी लगेगा। और जैसा आपने बताया कि जिस तर्ज पर टिकट दिए गए वो हम सब के लिए हमारी पार्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। पार्टी की आइडियोलॉजी हम जानते हैं कि पार्टी कभी भी किसी भी समुदाय, चाहे दलित हों चाहे अल्पसंख्यक हो, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने के लिए पार्टी को पावर में आना ज़रूरी है, और वो अगर किसी समीकरण के तहत वहाँ तक पहुँच रही है, उसके बाद हमें पता है कि वो सभी के लिए काम करेंगी और सभी को उस तरीके का संरक्षण देंगी जिसकी हम उम्मीद दिल में लगाए बैठे हैं। तो ये जो जिन है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इसको अपने ऊपर से हटाने के लिए अभी ज़रूरत है हमें टैक्टफुल काम करने की, ना कि बहुत ओपनली आकर। कुछ लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बहुत ओपनली बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और कर जाते हैं, लेकिन शायद उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है। अभी हमें ज़रूरत है ठोस चीज़ें करने की, चाहे उसमें हम सुपरफिशली उन्हें बोल पा रहे हैं या नहीं, वो बाद में हम देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम ऐसी जगह पर खड़े हैं इस देश में कि हमारे पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत हैं और साथ देने वाले लोग कम हैं। तो अगर इस राजनीति से उभरने के लिए अगर थोड़ा वक्त हमें पीछे रहना पड़े, तो मुझे लगता है कि उसमें मेरी अपनी पर्सनल थॉट ये है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डर क्या है? मान लेते हैं कि कल को अखिलेश यादव संसद में बयान देते हैं कि वो लिंचिंग के खिलाफ हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी शपथ हुई है और आज इलेक्शन था, तो अभी तक तो नए पार्लियामेंट का डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ लोग बोलें इस मुद्दे पर, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि बोलेंगे। लेकिन डर क्या है? मान लेते हैं कि वो बोलते हैं, तो इसका क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, जहर लोगों के मन तक घोल दिया गया है और अभी वो पूरी तरीके से निकला नहीं है, तो उसको निकालने के लिए अभी वक्त है कि थोड़ा स्लो हम लेकर जाएं। एकदम ड्रास्टिकली अगर आपके मन में कोई भाव है और उसके एकदम ड्रास्टिक के खिलाफ मैं कुछ बोलूँगी करूँगी, तो आप मेरी तरफ आकर्षित नहीं हो पाएंगे। तो उसको साधने के लिए अभी ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सटल चलना पड़े, थोड़ा सटल काम करना पड़े, और अगर उससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है, हमारे लोकतंत्र का फ़ायदा है, तो क्यों नहीं। मैं चुनाव के दौरान अफजाल अंसारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया, और जब मैंने पूछा कि टिकट में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है मुसलमानों को, बड़ा तैश में आके उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कुर्बानी देनी चाहिए, उन्हें देनी ही होगी अगर इस मुल्क को बचाना है और अपने आप को बचाना है। मुझे लगता था ये सिर्फ चुनाव तक की बात है, चुनाव जीत जाने के बाद फिर शायद एक बेहतर हम डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की बहाली देखेंगे। लेकिन आप कह रही हैं कि ये कुर्बानी जारी रखनी होगी, मुसलमान को अपनी डिग्निटी, अपनी सेफ्टी, इस सब से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में इतना जहर है कि अभी भी अगर सेक्युलर नेता खुलकर बोलते हैं तो पोलराइजेशन होगा। स्लो प्रोसेस है बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, और इस स्लो प्रोसेस को हमें थोड़ा धीरे धीरे ही इससे हम एज अ नेशन उभर सकते हैं। तो उतना टाइम मुझे लगता है देना ही पड़ेगा अभी फ़िलहाल। अगर कंप्लीट मैंडेट विपक्ष के पास होता तो शायद हालात थोड़े और ज़्यादा बदले हुए होते, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो पाया है जिन भी कारणों से, तो इसलिए कोई भी बदलाव एकदम नहीं आ सकता है। धीरे धीरे ये जो नफ़रत का ये बदलाव लाए थे, वो भी अगर आप और हमें हिस्ट्री में हम जाएं तो 2002 के बाद भाजपा जिस तर्ज पर थी, उन्हें भी 14 तक पहुंचने में धीरे धीरे बहुत लंबा वक्त लगा था। तो मुझे लगता है वही वक्त हमें भी लग सकता है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हमें दिख रही हैं, स्मॉल विक्ट्रीज़ दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उसे अपना कर और सही रास्ते पर चलना चाहिए। अगला सवाल है डायनेस्टी को लेकर।
नरेंद्र मोदी अक्सर ये आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर, उनके गांधी परिवार पर, लेकिन ये आरोप तो अखिलेश यादव की फैमिली पर लगता है। तीसरी फैमिली आपकी भी है, जैसे मैंने आपको बताया। परिवार में बाकायदा पेड़ लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि फल ही फल आ रहे हैं, सब सांसद बन रहे हैं। तो इकरा को क्या ये माना जाए कि सेल्फ मेड वुमन है, वो तो टीचर बनना चाहती थी लेकिन इधर पॉलिटिक्स में आ गई। आपके ऊपर क्या आरोप लगा सकते हैं कि आप भी एक डायनेस्ट हैं? बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं एक्नॉलेज करती हूँ प्रिविलेज है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि इस प्रिविलेज का सही इस्तेमाल कर सकूँ, सही तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूँ, किसी को ऐसे ना छोड़ूँ जिसे लगे कि महसूस हो कि मैं उनकी शायद आवाज़ नहीं बन पा रही हूँ या उनके परेशानी में उनकी समाधान का एक रास्ता नहीं बन पा रही हूँ। तो बहुत सारे फील्ड्स में प्रिविलेज होते हैं। अगर हम एज अ सोसाइटी पूरा देखें तो आई डोंट मीन टू जस्टिफाई इट इन एनी वे, बट आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज इट है ऐसा, और इसी के तहत मुझे ये प्लेटफॉर्म भी मिला है। वरना मैं जिस किस्म की हूँ एज अ पर्सन, और जो मेरा नेचर भी रहा है और जो मेरे इंटरेस्ट भी रहे हैं, तो क्योंकि मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में थी तभी मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, टिकट मिला। लेकिन अब क्योंकि मैं इस रास्ते पर निकल चुकी हूँ, तो बस मैं अपनी तरफ से यही कर सकती हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊँ और कोशिश करूँ कि इस बात को मैं भुला दूँ अपनी मेहनत से। मुझे लगता है कि ये एक मास्टर क्लास है तमाम डायनेस्ट को, कि वो इस सिर्फ आपकी एक छोटे से बयान को एक बार सुन लें और जब भी उनसे डायनेस्टी पर सवाल पूछा जाए तो सिर्फ यही जवाब दें। उम्मीद हम करते हैं कि आप इंसाफ करेंगी अपने इस प्रिविलेज के साथ। अच्छा लगा, बहुत शानदार ये जवाब था। ये मुश्किल सवाल था और मुझे नहीं मालूम था कि आप इसका मुझे लगता है कि आप बहुत ही एक माहिर और मजी हुई पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं, मैं पहले से देख रही हूँ बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि अब एक और आपकी जो पहचान है उनमें एक बहुत दिलचस्प पहचान है, एक मुस्लिम औरत की पहचान। 10 साल की पॉलिटिक्स आप देखिए तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुस्लिम औरतों का उनसे बड़ा कोई गॉडफादर, उनसे बड़ा कोई मसीहा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम औरतों को बर्बाद किया, मुस्लिम परिवारों में मुस्लिम औरतों के साथ ज़्यादती की गई जब तक कि नरेंद्र मोदी नहीं आए और उन्होंने उस अंधे कुएं से पेट्रियार्की के मुस्लिम औरतों को निकाला, 3 तलाक का बिल पास कराया। अभी भी देखिए तमाम राशन और सब चीज़ों से वो मुस्लिम औरतों का भला कर रहे हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उनकी और खुशगुमानी है, तो उन्हें रहने देते हैं खुशगुमान। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है और ग्राउंड पर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई मुस्लिम महिला उनके किसी भी निर्णय से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत सबको मालूम है। जिस नीयत के तहत उन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून भी बनाया है वो भी सबको मालूम है। आपने एक सिविल चीज़ को क्रिमिनलाइज़ कर दिया है, तो आपने सिर्फ एक बहाना ढूंढा है कि मुसलमानों को और बड़ी तादाद में कैसे जेल में भरा जाए। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। बहुत से ऐसे और तरीके हो सकते थे जिससे वो अगर वो सच में भला करना चाहते थे तो वो कर सकते थे शायद, लेकिन सिर्फ एक सुपरफिशियल वाहवाही लूटने के लिए और एक प्रोपेगेंडा बनाने के लिए ये लॉ लाया गया है और इसको पास किया गया है। इस पर जिस गहनता से, गंभीरता से डिस्कशन होनी चाहिए थी और विद इन द कम्युनिटी जिन लोगों से पूछना चाहिए था, जिनका इनपुट लेना चाहिए था, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो और इससे कोई खुश नहीं है। आप खुद जानते हैं कि ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ इन प्रैक्टिस होती भी नहीं है। बहुत अगर इसको डिटेल में हम जाएंगे तो 3 तलाक एक साथ कभी भी होते नहीं हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। 3 महीने कह लीजिए या 3 पीरियोडिकल साइकिल। अगर 1 लाख में एक महिला को भी ट्रिपल तलाक दी जा रही थी, या इस ट्रिपल तलाक को एक धमकी के तौर पर अगर पुरुष या पति इस्तेमाल करता था और कानून के डर से ही सही, अगर मान लेते हैं कुछ दर्जन या कुछ 100 महिलाओं को इंसाफ मिला है, मान लेते हैं कि गलत पार्टी ने सही काम किया, तो हर्ज क्या है? मैं खुद मैंने इंस्टेंसेस इसके देखे हैं। मुझे नहीं लगता है कि फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। क्योंकि महिलाएं जो हैं, सबसे बड़ी बात होती है जब आप एक रिश्ते में बंध गए हैं और सडनली किसी भी कारण से अगर आपका वो रिश्ता टूटता है, तो उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी होता है फाइनेंशियल फ्रीडम होना। और जिस तरीके से इस लॉ का इस्तेमाल हुआ है, तो तलाक देने के बाद अगर आप एक पति को उनके जेल भेज देंगे तो वो बच्चों का क्या होगा और उनकी बीवी को कौन सपोर्ट करेगा, इस बात का कहीं ना जिक्र है ना सोचा गया। तो आप कह रही हैं कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ है, सिर्फ ये एक तरह से हिंदू वोटर को और ज़्यादा पोलराइज करने के लिए
इसका इस्तेमाल किया गया कि देखिए मुस्लिम पुरुषों को हम सज़ा दे रहे हैं, ये उस तरह से इस्तेमाल किया गया। बल्कि मैं राजस्थान गई थी, वहाँ मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो तलाक़ के बाद मेहर दी जाया करती थी, अब तो पुरुष वो भी नहीं दे रहे हैं। तो ट्रिपल तलाक़ भी हो रही है और मेहर भी नहीं दी जा रही है। औरत को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि आप खुला ले लीजिए, यानी अपनी तरफ से, क्योंकि आप ट्रिपल तलाक़ नहीं दे रहे हैं टेक्निकली, लेकिन कर वही रहे हैं क्योंकि पावर अभी भी उन्हीं के हाथ में है। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जैसे लॉ में हम पढ़ते थे कि मुस्लिम लॉ में बहुत आसान है, एक ईज़ियर प्रोसेस है तलाक़ लेने का। कई लोगों के जायज़ वजह भी हो सकती हैं, तो एक इजी तरीका था और कंपेयर टू द हिंदू मैरिज लॉ। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग, जैसा आपने कहा खुला के लिए कह रहे हैं, बहुत से लोग अब तलाक़ दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो जो औरतें हैं वो अपने घर पर हैं और बच्चे उनके ऊपर हैं, ना पति तलाक़ दे रहा है ना वो सपोर्ट कर रहा है, बस छोड़ दिया गया है। पहले हिंदू औरतों के साथ हुआ बिल्कुल था कि उनको सिर्फ छोड़ दिया गया जी, और उसकी कोई सज़ा भी नहीं है। क्योंकि लूप होल आदमी हर कहीं निकाल लेता है, तो इसका लूप होल यही है कि तलाक़ देना ही नहीं है। अगर तलाक़ पे आपको जेल हो सकती है तो तलाक़ देना ही, इसीलिए एक सिविल मैटर को क्रिमिनलाइज करना, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है क्योंकि लूप होल इसमें से निकल ही चुका है। इक़रा, जब आपकी बात आती है पार्लियामेंट में आप बोलेंगी, उम्मीद है कि कोई बहस होगी तो उसमें हम आपको सुनेंगे हम, और बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आपका एक कनेक्शन है वो किस तरह के लोगों से बनेगा? जैसे हम चाहते हैं, जब हम डाइवर्सिटी का जिक्र करते हैं तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग धार्मिक जातीय पहचान के लोग, इन सबको मिलके खूबसूरत सा एक रेनबो बनता है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में लोग होते हैं। आपकी पहचान को, आपको क्या लगता है लोग आपसे किस तरह से कनेक्ट करते हैं? एक युवा के तौर पर, एक महिला के तौर पर, एक मुस्लिम महिला के तौर पर, किस तरह से कनेक्ट करेंगे आपसे लोग? मेरे जो चुनाव की कैंपेन थी उसमें मैंने अपने आप को ही एक सर्व समाज की बेटी कहा था। तो क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उस क्षेत्र में 36 बिरादरी हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं, मज़हब के, जाति के, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं उन सबको रिप्रेजेंट करूँ और सिर्फ एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को ना करके, बल्कि ये पहचान अगर हम दे सकें कि एक हिंदू व्यक्ति अगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकता है तो एक मुसलमान भी सभी जातियों को, सभी धर्म को, समाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है इंसाफ के साथ। बहुत शानदार आपने बात कही है। मेरे पास ऐसा लगता है कि सवालों का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब आखिरी बात मुझे बताइए, अगले 5 साल में क्या आपकी योजनाएं हैं, आपका प्लान क्या है, क्या करना चाहती हैं? अगले 5 साल में क्षेत्र के विकास के जो भी हमारे तरीके रहते हैं एक सांसद के पास, उनका उपयोग करके और इंसाफ के साथ उनका सभी को फ़ायदा पहुँचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। उसी के साथ साथ मैं, क्योंकि खुद महिला हूँ और शिक्षा का अभाव महिलाओं में बहुत है, खासकर हमारे क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा का अभाव है, तो उसके लिए मेरी कोशिश है कि हम उसमें कुछ ना कुछ मदद कर पाएँ। कोई ऐसी अगर सरकार आ जाती, और उम्मीद कर रहे हैं 27 में शायद यूपी में सरकार आ जाए, तो बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जिनको लाया जा सकता है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि जब भी कैराना का नाम उठे तो किसानों की बात ज़रूर हो। मैं खुद एक किसान परिवार से आती हूँ और जो उनकी पीड़ा है उसको मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। हमें हर 14 दिन के पेमेंट के लिए धरने हमारे यहाँ बहुत दिए जाते हैं, मीलों से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बार बार और जब भी हमें मौका मिले तो किसानों की आवाज़ ज़रूर उठे। और साथ ही जो हमारे वहाँ पर मेडिकल और शिक्षा का जो फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उन पर कम से कम मैं ऐसी सांसद रहूं जो वहाँ पर तैनात रहे और उनका सही सुचारू रूप से उनका चलन देखते रहे। इकरा, सबसे पहले तो 2 चीज़ों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो आपकी जीत के लिए एंड दूसरा क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए, जिस तरीके से आप बात कर रही है। थैंक यू। क्योंकि हमने वेस्टर्न यूपी में कवर किया, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी और अन्य कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में भी, तो लोगों का कहीं ना कहीं 1-2 चीज़ें लोग कह रहे थे कि एक तो चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे और इकरा जीतेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस था लोगों को। बट मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार थे इस चुनाव में, हम देखेंगे मसूद साहब भी है और आप है, तो हमने देखा कि जो मुस्लिम प्रत्याशी है यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी हद तक एक हिंदू आउटरीच का काम, ऐसा एटलीस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन रहा। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक वो स्ट्रेटजी के तहत किया गया था कि मुस्लिम उम्मीदवार बाकी कम्युनिटीज़ से ज़्यादा कनेक्ट करें? बिल्कुल। देखिए, अगर
आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुझे अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक बहुत ओवरऑल तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं सिर्फ मुसलमानों तक नहीं रह सकती सीमित, दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, दूसरी कम्युनिटी में जाना ही पड़ेगा। और वही हमारी कोशिश थी कि जो खाई बनाई गई थी कि कई बार हम अपने दिमाग में भी ये बना लेते हैं कि शायद मुझे नहीं मिलेंगे वोट या मुझे नहीं पसंद किया जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह आप सिर्फ मज़हब की बात करें। अगर आप काम की भी बात करेंगे तो लोग उससे जुड़ते हैं, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ। तो अब उम्मीद है कि इस भाईचारे को हम बना कर रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। हाय इकरा, दो सवाल है मेरे आपके लिए। एक तो यूपी से रिलेटेड है, क्योंकि आपने कहा 2027 में इलेक्शंस भी है, तो इस समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली है लोकसभा के चुनाव में उसको आप ज़रूर कैपिटलाइज करना चाहेंगे। तो लखनऊ में हाल ही में इलेक्शन के ठीक बाद अकबर नगर में 2000 करीब फैमिलीज़ डिस्प्लेस हो गए हैं, कुछ लोगों को घर दिए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत। पर इतने सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो इतना बहुत ही गहरी तरीके से ये काम हुआ है जस्ट इलेक्शन के बाद, इस पे समाजवादी पार्टी का क्या कमेंट है? क्योंकि ज़्यादातर से हमें कुछ सुनाई नहीं दिया है, और ये एकदम उत्तर प्रदेश के कैपिटल में हुआ है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उस पर मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट शुरू हुआ है, आज हमने देखा स्पीकर के इलेक्शन के बाद जो स्पीकर बने ओम बिरला जी, उन्होंने इमरजेंसी पे भाषण दिया। उस टाइम पे ऑपोजिशन के सांसद ने कुछ प्रोटेस्ट रेज़ किए, स्लोगन्स रेज़ किए, बट कुछ ज़्यादा वो रजिस्टर नहीं हो पाया। तो जो होप हमारा था कि ऑपोजिशन इस बार स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की तरफ से आएगी पार्लियामेंट में सामने, क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा आज के एक्सपीरियंस के बाद? मतलब होप्स क्या रहेंगे? बिकॉज आज का जो सेशन देखने के बाद लगा कि इट सीम्स दैट इट्स रिपीटिंग ऑल ओवर अगेन। इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? आई एक्चुअली अग्री विद यू ऑन द सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था। पहली बार हमने वोट किया स्पीकर के चुनाव के लिए, और उसके बाद जिस तरीके से बर्ताव हुआ विपक्ष के साथ, तो वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। और जिन बातों को दोहराया गया अपनी स्पीच में हमारे स्पीकर महोदय द्वारा, तो वो भी मुझे लगता है उसकी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम आज के मुद्दों को छोड़कर अगर इतने पुराने मुद्दों पर ही बहस करते रहेंगे तो उससे हम कभी उभर ही नहीं पाएंगे। तो लेकिन आज पहला दिन था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो माहौल नहीं है जो पिछली बार था। मौका ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा लोग विपक्ष में हैं। स्पीकर का चुनाव था आज, कोई उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन अब अभिभाषण होना है प्रेसिडेंट का। उसके बाद उसके दौरान हमें लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। विपक्ष और कुछ नहीं कर सकता, आवाज़ तो उठा ही सकता है, और मुझे लगता है मजबूती से आवाज़ उठेगी। आज भी बहुत वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के बीच में ही हमारे स्पीकर साहब अपनी बात बोल कर गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत से हमारे जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका भी कहना ये है कि माहौल बहुत बदल गया है अब पिछली बार के मुकाबले। तो यही उम्मीद रहेगी कि इस बार ज़्यादा सुनवाई होगी और ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा अपने लोगों की बात रखने का। और जो आपने लखनऊ वाली इंसिडेंट के बारे में बात करी थी, देखिए सरकार का जो रवैया रहा है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर पर सरकार की अगर बात करें तो लगातार कई जगहों पर उन्होंने असंवैधानिक तरीके से पहले भी बुलडोज़र चलाए हैं, और अब भी वो अपना वही बर्ताव उन्होंने अपना रखा है। तो इसको बदलने के लिए, क्योंकि सुनवाई नहीं है वहाँ पर, और हम सिर्फ वहाँ पर भी बोल सकते हैं, और मुझे लगता है जैसे ही मौका आएगा बोलने का इन चीज़ों पर तो पार्टी ज़रूर बोलेगी, और पार्टी इसके खिलाफ तो है ही पहले से। लेकिन क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार फिर से भाजपा के पास है, तो उसका एक उपाय यही है कि हम सरकार बदलें, और उसके लिए हम सबकी तैयारी पूरी है। और जिस तरीके का मैंडेट पार्टी को मिला है, तो मुझे लगता है कि एक ऊर्जा आई है पार्टी में, और मेहनत करके हम 27 में होपफुली सरकार बदलेंगे। बिल्कुल आखिरी सवाल, और आप चाहें तो इसका जवाब नहीं भी दे सकती हैं। आपके सर पे ये आंचल मैं देखती हूँ जो इलेक्शन कैंपेन से लेकर अब तक चल रहा है, क्या ये एक ट्रेडिशन का हिस्सा है? क्या ये आपके फेथ का हिस्सा है? एक लंदन से पढ़ी हुई लड़की सर पर आंचल रखती है?
दोनों का ही कह सकते हैं, फेथ में भी है और कल्चर में भी है। जिस जगह से मैं आती हूँ वहाँ पर न सिर्फ मुस्लिम महिलाएं बल्कि हिंदू महिलाएं भी बहुत इसी तरीके से दुपट्टा रखती हैं। तो ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, मज़हब का भी कह सकते हैं, कल्चर का इंटरप्ले है इसमें, क्योंकि हमारा देश भी बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल उसमें डाइवर्सिटी के इंटरप्लेज होते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शानदार ये इंटरव्यू रहा और यकीन जानिए कि बहुत सारे मजे हुए खांटी के वो पॉलिटिशियंस जो 30-40 साल से सत्ता में हैं, उनसे बात करके इतना मज़ा नहीं आया जितना आपसे बात करके अच्छा लगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।